मंच पर उपस्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं पाली संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर यादव सर, उनके बाएं भाग में हमारे संयोजक और सम्मानित आचार्य लोकेंद्र देव आर्य जी तथा हम लोगों की अभिभाविका माता स्वरूपा सुमन जी। इस अवसर पर आप सभी अतिथियों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, छात्रों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति वितरण का कार्यक्रम यहां आयोजित है। इस समारोह में जो भी अन्य कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इस वितरण समारोह में इसका उद्देश्य जहाँ तक है, इसको 3 भागों में हम लोग देखते हैं। एक ये कि अर्हता क्या है, कौन छात्र संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति पा सकता है। एक प्रकार से पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और यह एक आर्थिक प्रोत्साहन है। अभी जो आपको दिया जाएगा वह सम्मान किया जाएगा और भी तो सब प्रोत्साहन तो कई ढंग से होते हैं, लेकिन अर्थ से भी प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, खास करके उनके लिए जो मेधावी छात्र हैं, पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक बाधाओं के कारण वो आगे पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। बहुत सारे संस्कृत के छात्र गरीब परिवार के होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो तमाम और विद्याओं को पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और इस पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए आर्थिक समस्या भी एक बड़ी चुनौती होती है। एक तो मेधावी वो हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई दोष नहीं है। हम लोगों जैसे व्यक्तियों, समाज का दोष है कि हम उनके पढ़ने के लिए उचित संसाधन और माहौल नहीं दे पाते। और इस प्रकार से इस देश को जो एक बौद्धिक संपदा चाहिए था, उसको हम खो देते हैं। आप लोग तमाम सरकारी रिपोर्ट देखते होंगे। अभी बिहार चुनाव हो रहा था और ये चर्चा जोरों पर थी कि मैट्रिक पास किए हुए कितने प्रतिशत लोग वहाँ पर हैं बिहार, जिसको नौकरी मिल सकती है। तो मैट्रिक पास किए हुए लोगों की संख्या ही वहाँ बहुत कम थी। जब इसके पीछे कोई न कोई कारण है, उन कारणों के पड़ताल और उसका समाधान नहीं जब तक होगा, तब तक उच्च शिक्षा में छात्र आपको नहीं मिलेंगे। तो संस्कृत विद्या पढ़ने के पीछे इसमें जो बाधाएं हैं, क्यों नहीं लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, एक दूसरा उच्च कक्षाओं तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, 2 इन सब चीजों को देखने के बाद जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान अपनी सीमाओं में कर सकता है, उस सीमा का नाम है संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति। अब पात्रता की बात हुई, क्या सभी छात्रों को दे दें? 60-70 हजार बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं, 1 लाख 2 लाख होंगे संस्कृत वाले। हाँ, हम मेधावी छाटें, छांटने के लिए भी कई पैमाने हो सकते हैं। जैसे वो बोर्ड परीक्षा दें या विद्यालय में परीक्षा दें, उसका अंक पत्र प्रमाण हो सकता है। और उसमें से कुछ चुनिंदा, जितना हमारे पास बजट है, उस बजट सीमा में बंधे हुए हम एक निर्धारित राशि सुनिश्चित कर दें और उन मेधावियों के लिए वो सुविधा बहाल कर दें। ये हुआ कि देखिए, विद्यालय की परंपरा लिखित है और संस्कृत की परंपरा वाचिक है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा मुख्य हो जाता है। अपने वेद वाचिक परंपरा का अनन्यतम उदाहरण है, जो हजारों वर्षों से हूबहू उसी स्वर में, जैसा आपने घनपाठ सुना है, वैसे हजारों पीढ़ियों के बीच वो जीवंत भाषा होते हुए आज के पीढ़ियों में संक्रांत है।
ये वाचिक परंपरा है। शिव पार्वती संवाद आप सुनते होंगे, शिव वक्ता होते हैं, पार्वती श्रोता होते हैं। जो व्याकरण के छात्र हैं वो महाभाष्य पढ़ चुके होंगे, वहां पर प्रश्न और उत्तर का क्रम मिलता है। जितने ग्रंथ हैं वो संवादात्मक है। संवाद तभी संभव है जब वाचिक परंपरा हो। बस एक पुस्तक महाभारत ऐसी है जिसको लिखा गया ऐसा प्रमाण मिलता है, गणेश जी ने लिखा। बाकी जितने तंत्र साहित्य हों और सारे सभी वाचिक परंपरा के, और इस वाचिक परंपरा की रक्षा के लिए स्कूली अंक पैमाना करना संस्कृत के साथ कहीं एक अंश में अन्याय भी है। अब वेद मंत्रों के उच्चारण को, श्लोकों के उच्चारण को आप लिख नहीं सकते। अभिव्यक्ति को शब्दों में से तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं अभी इमोशन, इसको आप शब्दों में कितना बयां कर लेंगे। प्रेजेंटेशन आप बहुत कुछ लिख के व्यक्त नहीं कर सकते, तो वो सभी अंश और छूट जाते हैं। प्रतियोगिता हमारे पास है, 10 प्रतियोगिताएं होती है, इसमें से 7 प्रतियोगिताएं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की है, और इन प्रतियोगिताओं में जो बेहतर परफॉर्म किए हुए बच्चे होते हैं उसको आधार मान लिया जाए, और मान करके ऐसे बच्चों को संरक्षित कर लिया जाए, इनके पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। इस संकल्पना के साथ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने 5 प्रतियोगिताओं में 20-20 छात्रों को रुपए 5-5 हजार प्रोत्साहन वृत्ति देने का निर्णय 2024 में किया था, और 24 में हम 43 बच्चों आज, चूंकि इसका है कि जो बच्चा संस्कृत प्रतिभा खोज की प्रतियोगिता में 7वें स्थान से लेकर के 26वें स्थान तक पाएगा, उसकी रैंकिंग क्या होगी, 7वें से लेकर के 26वें स्थान तक, उसको संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति दी जाएगी। प्रोत्साहन वृत्ति में रुपए 1000 तक की सीमा में अध्ययन सामग्री और 4000 रुपया उसके बैंक खाते में देने का प्रावधान है। 100 बच्चे को प्रोत्साहन वृत्ति मिली। शेष बच्चे का क्या हो, क्योंकि तर्क संग्रह जैसी प्रतियोगिता में 55 बच्चों ने प्रतिभाग किया और 55 में से 26 बच्चे को हम पुरस्कार और प्रोत्साहन वृत्ति दे दिए। शेष जो 24 बच्चे हैं या उससे अधिक बच्चे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि वो बच्चे 2 बार अर्हता परीक्षा दे चुके होते हैं, उनकी योग्यता 2 बार ऑनलाइन माध्यम से उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ आचार परीक्षण कर चुके हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश संस्कृत सीमा की अपनी एक सीमा है कि हम यहाँ बहुत सारे बच्चों को नहीं जुटा सकते। यदि 1000 लोगों को जुटा लिया तो कहाँ उनको रुकाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, वो संभव नहीं। तो हम एक तय कर लेते हैं, इतने आदमी की व्यवस्था एक बार कर लेंगे, उतने ही बच्चे को राज्य में बुलाते हैं। भले आवेदन बहुत किए तो यहाँ 400 बच्चों की व्यवस्था हो सकती है, तो 400 बच्चे को हम कहते हैं आप राज्य स्तर में के लिए आने के लिए योग्य हैं। अब वो 400 बच्चे यहाँ आ गए, लेकिन देखा जाए तो उसके पहले अर्हता परीक्षा जो दिए वो तो हम सीमा के चलते ये कर दिए ना, हमारी इतनी सीमा, इतनी कैपेसिटी है, ये व्यवस्था हम चला पाएंगे, ये इतने का ही प्रतियोगिता हम कर सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं और उनको जब हम लाते हैं यहाँ प्रोत्साहन वृत्ति नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक योजना अलग से 5 दिवसीय विशिष्ट प्रतिभा संवर्धन कार्यशाला। आपको जैसे अभी आने जाने किराया, भोजन, आवास की सारी सुविधा दी गई, वैसे सारी सुविधा देंगे और 5 दिनों तक आपकी प्रतिभा जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आपकी प्रतिभा को और निखार लाया जाएगा। आपका जो अध्ययन सामग्री है, आप क्या, कितना, कैसे और क्यों पर हैं, ये बताया जाएगा। अर्थात बच्चे को ये नहीं पता होता है कि हम पढ़ रहे हैं संस्कृत, आगे क्या कर सकते हैं।
आगे किस इंस्टीट्यूट में हम नामांकन लें। यदि मैं शिवानी से पूछ रहा था, द्वादश की कक्षा की छात्रा है, कि आगे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, यही प्रश्न हजारों बच्चों से पूछूं तो उन्होंने बता CUT का एग्जाम में दूंगी, वो बताई। अर्थात उसको ये मालूम है कि CUT का एग्जाम होता है, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसका एक कंबाइंड टेस्ट होता है, ये उस बच्ची को मालूम है। मैं कहा ठीक है, ये बात और भी बच्चे को पता चले कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि हम नाम लिखा लेंगे तो वहाँ संसाधन अच्छे, शिक्षक अच्छे, सारी सुविधाएं सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। और यदि मैं किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में रह गया तो आने वाले फ्यूचर में हमारा विकास उतना नहीं होगा। तो ये बच्चे को पता होना चाहिए। और उसकी प्रक्रिया क्या है, CUT के तहत उस विश्वविद्यालय में नाम लिखाने का। नौकरी बाद में करना होगा तो तैयारी तो आज से करनी है ना, क्या क्या कौन कौन विषय और पढ़ लो संस्कृत के साथ। तो वो आपको हमारे यहाँ सिविल सेवा कोचिंग सेंटर है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के, वहाँ जो पढ़ा रहे हैं, जो IAS और PCS की कोचिंग चला रहे हैं, वो प्रशिक्षक आपको इन सारे विषयों की जानकारी देंगे। यहाँ पौरोहित्य भी करना सिखाएंगे, योग भी सिखाएंगे। आपका पाठ्यक्रम जो है वो भी सारांश रूप से पढ़ा के करेंगे। हमारे यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय है और संस्कृत की एक परंपरा है, लिखित परंपरा, जो कि हस्तलिखित के रूप में हमारे यहाँ है। आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो हस्तलिखित ग्रंथ को देखे हों, जिसको पांडुलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट? कितने लोग देखे, कितने बच्चे? कोई बच्चा मैन्युस्क्रिप्ट देखा है? नहीं देखा? इसका मतलब है कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट देखना चाहिए। आप जो रामायण या गीता पढ़ रहे हैं, आपके किसी भी पुस्तक में कोई दूसरा शब्द बदला हुआ मिलता है? अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में एक छात्रा एक श्लोक बोली और उसका पाठ भेद था। वहां क्या था बच्चे? अर्थात पाद की पूर्ति सब कुछ वैसे ही होगा, उस शब्द का वो पर्यायवाची शब्द होता है। और उस आचार्य को जो निर्णायक थे उस पाठ भेद से परिचित नहीं थे और उस बच्ची को कह दिया तत्काल में कि नहीं, ये श्लोक नहीं है। वस्तुतः जब बाद में जांच किया गया तो पाया गया कि जो बच्ची बोल रही है वो पाठ भेद के कारण है और उस प्रकार की पुस्तकें भी उपलब्ध है। अब क्या वो पुस्तक सही है या गलत है, पाठ भेद तमाम जो मिलते हैं, इसको परखने के लिए हम किन ग्रंथों को देखते हैं? पांडुलिपियों को, और उसकी प्राचीनता देखते हैं। 500 साल पहले पांडुलिपियां कौन थी, तो उसको प्रामाणिक पाठ मानते हैं। मिलावट बाद में कर देगा तो उसको हम निकाल देते हैं। और भी कई पाठ संशोधन पद्धति होती है। तो इसीलिए पांडुलिपियों का ज्ञान, तारपत्र पर लिखते थे, भोजपत्र पर लिखते थे, कागज तो था नहीं, वो सब हमारे यहाँ और वो प्रामाणिक हैं। सभी शास्त्र ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ हैं, तो वो सब आपको दिखाएंगे। 5 दिवसीय संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति, हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसी पुस्तकें जो आज तक हमारे सामने नहीं आई, लिखित साहित्य के रूप में ही, माने पांडुलिपियों के रूप में ही पुस्तकालयों में विराजित है। हमारे पूर्वजों को लिखे हुए तमाम चीज वो चूंकि संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में और क्षेत्रीय भाषाओं, तमाम भाषाओं में और तमाम लिपियों में लिखे हैं, उसका उद्धार कौन करेगा? कौन करेगा? संस्कृत हम पढ़ते हम ही समझ पाएंगे उनको, और फिर आज के लिपियों में, भाषा में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब तक समझने के लिए। तो इसीलिए आपको पांडुलिपियों का ज्ञान जरूरी है। तो विशिष्ट प्रतिभा संवर्धन कार्यशाला में आपको भाग लेना है। ये बेनिफिट्स हैं, ये लाभ है। संस्कृत प्रतिभा खोज में आने का प्रोत्साहन वृत्ति मिलती है और 5 दिवसीय विशिष्ट प्रतिभा संवर्धन कार्यशाला में प्रतिभाग करने और प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी आपको अवसर मिलता है। यही है संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति। आपके सुलभता के लिए बाहर
बहुत जगह इसके बारे में लगा दिया गया है, नोटिस लगाए गए हैं ताकि इसके बारे में आप जान लें, आवेदन की प्रक्रिया से लेकर के पुरस्कार पाने तक। तो अवश्य आप अपने सहभागी मित्रों को भी बताएं और अगले साल अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें और यहाँ से जाने के बाद इसको पाने के लिए तैयारी में जुट जाएं। मैं पुनः मंचासीन सभी अतिथियों आदरणीय गुरुजनों का स्वागत वंदन करता हूँ और सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ जो आज यहाँ उपस्थित हैं।